जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का 30 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग, तो जैसा कि आज है 30 जून 2025, तो आज के सेशन में हर रोज़ की तरह हम फिर से 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए बहुत ही मायने रखते हैं और बेहद ही उपयोगी है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं, उस सारे टॉपिक को एक नज़र में देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है देखेंगे। तो पहली चीज़, चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता और जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा नया नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार सरकार की नई कन्या विवाह मंडप योजना जो है क्या है, इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। भारत को मिला ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड, AIIB के नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो है इसके बारे में जानेंगे। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि SMFCL का शुभारंभ, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पनडुब्बी सहयोग समझौता, हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार 2025, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। और सलखन जीवाश्म पार्क जो कि यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये 10 मुख्य खबरें जो है इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि 25 जून 2025 को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया नियम जो है लागू किया है। 25 जून 2025 को जो है चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया नियम लागू किया है। तो इसको आप लोग याद रखना कि जन्म प्रमाण पत्र और नागरिकता प्रमाण देना जो है अनिवार्य किया गया है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र और नागरिकता प्रमाण देना जो है अनिवार्य किया गया है। तो ये नियम लगा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आइए देखिए, चुनाव आयोग जो है इसने 25 जून 2025 से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है। क्या शुरू किया है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 2003 के बाद जो है मतदाता सूची में जुड़े लोगों का जो है जन्म स्थान, तिथि और नागरिकता का प्रमाण देना जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कुल 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक आपको जो है देना होगा। जबकि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जो भी लोगों का जन्म हुआ है उनको माता पिता के डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। यह नियम जो है अवैध प्रवासियों और अपात्र नामों को हटाने के लिए लाया गया है। प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर जो है घर घर जा कर के फॉर्म डॉक्यूमेंट्स लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। मतलब कि ये प्रक्रिया में बूथ लेवल के ऑफिसर जो है वो घर घर जा कर के फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स लेंगे, या फिर ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत जो है यह अभियान शुरू किया है। पिछला ऐसा पुनरीक्षण 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। पहले सिर्फ पहचान पत्र या सामान्य डॉक्यूमेंट्स चलते थे, अब जन्म और नागरिकता के प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य है। ठीक है, तो इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर की चर्चाएं जारी है। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आती जाएगी हम आपको जो है अपडेट देते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना जो है इसको मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना जो है इसको मंजूरी दी है? तो आपको इसको याद रखना है, बिहार राज्य सरकार ने। किसने? बिहार राज्य सरकार जो है इसने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत जो है सभी 8053 ग्राम पंचायतों में जो है अस्थाई विवाह भवन बनाए जाएंगे।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की जो बेटियां होती है उनकी शादी में सुविधा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। संचालन जो है जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा, जिसे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। योजना का बजट जो है 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए है। बिहार में पहले से तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना था ही, लेकिन अब मंडप निर्माण पर विशेष फोकस जो है। अन्य राज्यों में ऐसी सुविधा जो है बहुत ही सीमित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए जो है ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, भारत को। किसे? भारत को जो है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में। तो बात किया जाए अगर इसकी, तो आइए थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत को जो है 2025 में ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड मिला है। ओ श्रेणी का अर्थ क्या है? तो ओ श्रेणी का अर्थ है तंबाकू छोड़ने में मदद देना। ठीक है, ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको यूज, यानी कि तंबाकू छोड़ने में मदद देना। यह सम्मान जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल को डबलिन यानी कि आयरलैंड में मिला है। भारत में जो है 675 से अधिक जिला अस्पतालों, 607 एनसीडी क्लिनिकों और कई मेडिकल कॉलेजों में जो है तंबाकू मुक्ति सेवाएं उपलब्ध है। एम पावर नीति के ओ कैटेगरी के तहत जो है भारत को चुना गया। WHO और ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ने संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया। बाकी बात करें तो भारत के साथ मॉरिशस, मैक्सिको, मोंटेनेग्रो, फिलीपींस और यूक्रेन को भी यह जो है पुरस्कार दिया गया है। तो इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूर्व उप वित्त मंत्री जू जियाई, ठीक है, हाल ही में किस देश की पूर्व उप वित्त मंत्री जू जियाई जो है इनको एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, जू जियाई जो है इनको एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये कहाँ की है? तो आपको जो है याद रखना है, ये है चीन की। ठीक है, नाम से भी पता चल जाता है। जू जियाई जो है इनको एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में जो है इसका नया अध्यक्ष नियुक्त चुना गया है। तो ये कहाँ की है? तो ये है चीन की। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। आइए देखिए, चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री जू जियाई जो है इनको 24 जून 2025 को AIIB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान अध्यक्ष जिन लिकुन का स्थान लेंगी। किनका? जिन लिकुन का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल जो है जनवरी 2026 में ख़त्म होगा। जू जियाई जो है इनका 5 साल का कार्यकाल 16 फरवरी 2026 से जो है शुरू होगा। AIIB यानी कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो है इसका मुख्यालय बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग में है। बीजिंग, चीन के बीजिंग में है। ठीक है, चयन AII बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 10वीं वार्षिक बैठक में जो हुआ है, चयन हुआ। AIIB में अब तक सभी अध्यक्ष जो है चीन से ही रहे हैं। AIIB में अब तक जो है सभी अध्यक्ष कहाँ से? चीन से ही रहे हैं। और इस बैंक की स्थापना जो है 2016 में हुई थी। AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है AIIB का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसका उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो है उद्घाटन किया है? तो इसको आप जो याद रखना है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो है इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। देखिए, 26 जून 2025 को जो है सर्बानंद सोनोवाल ने
SMFCL यानी कि सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह भारत की पहली समुद्री क्षेत्र विशिष्ट NBFC है, यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। SMFCL का उद्देश्य जो है पोर्ट, समुद्री MSMEs, स्टार्टअप्स आदि को वित्तीय सहायता देना है। यह मैरीटाइम अमृतकाल का विजन जो है 2047 के तहत भारत को वैश्विक समुद्री विश्व शक्ति बनाने की रणनीति का जो है हिस्सा है। SMFCL बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन जो है एक मिनी रत्न है। इसका पहला नाम जो है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड था। अब जो है NBFC के रूप में ये काम करेगा। कुछ फुल फॉर्म्स है, इनको जान लेते हैं। जैसे CPSU जो अभी आया CPSU, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और SMFCL यानी कि सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और MSMEs तो पता ही होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। बात किया जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है, तो इसको जो है आपको याद रखना है 28 जून को। कब मनाया जाता है? 28 जून को जो है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को बीमा के महत्व और सुरक्षा कवरेज की जानकारी देना। इस दिन जो है लोग अपनी बीमा पॉलिसी की समीक्षा, प्रीमियम अपडेट और ज़रूरत के हिसाब से जो है बदलाव करते हैं। बीमा क्या है, तो यह एक कानूनी समझौता होता है जिसमें प्रीमियम दे करके वित्तीय सुरक्षा मिलती है। भारत में जीवन, स्वास्थ्य, वाहन संपत्ति आदि कई तरह के जो है बीमा उपलब्ध है। यह दिवस जो है पहले अमेरिका में शुरू हुआ था, लेकिन अब भारत सहित कई देशों में जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत जो है किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसको जो है आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका के साथ। किसके साथ? दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है भारत के द्वारा। देखिए यह जो है 23-24 जून 2025 को जोहान्सबर्ग में पनडुब्बी सहयोग पर 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता जो है 9वीं संयुक्त रक्षा समिति बैठक के जो है दौरान हुई। सहयोग में पनडुब्बी निर्माण, प्रशिक्षण, निगरानी और संयुक्त अनुसंधान जो है शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है हिंद महासागर और अटलांटिक के क्षेत्र में जो है भारत की नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करना, भारत की रक्षा निर्माण क्षमता और दक्षिण अफ्रीका की जो है नौसेना आधुनिकीकरण की ज़रूरतें एक दूसरे को जो है पूरक है। यह साझेदारी जो है भारत दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत करती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में किसको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। वर्ष 2025 में किसको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की जो है घोषणा की गई है, तो आपको जो है इसको याद रखना है। सुशील शुक्ल जो हैं इनको बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है वर्ष 2025 में, यानी कि इस साल। देखिए सुशील शुक्ल जो हैं उनकी पुस्तक का नाम है 1/12। सुशील शुक्ल की जो है पुस्तक है उसका नाम है 1/12, और इस पुस्तक को जो है 2025 में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसी पुस्तक के लिए यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए उत्कृष्ट साहित्य को दिया जाता है, यानी कि वैसा साहित्य जो कि 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो बाल साहित्य पुरस्कार। चयन प्रक्रिया जो है 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा जो है 2019-23 के बीच में प्रकाशित कृतियों में से इसका चयन किया गया है। पुरस्कार में 50,000 रुपये नगद और उत्कीर्ण ताम्रफलक दिया जाता है। अंग्रेजी के लिए नितिन कुलसप्पा और उर्दू के लिए गजनफर इकबाल को जो है चुना गया है बाल साहित्य पुरस्कार देने के लिए, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई से संचालित एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई से संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है शुरू किया है। तो आपको इसको याद रखना है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इस पर भारत जो है पहली बार एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है शुरू किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, भारत में जो है पहली बार एआई आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ है। इस सिस्टम से ट्रैफिक निगरानी, दुर्घटना का तुरंत पता लगाना और रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट संभव होगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित की है। यूपीडा यानी कि यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है इस प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है। भविष्य में यही सिस्टम जो है पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी लगाया जाएगा। पहले एक्सप्रेसवे पर मैनुअल निगरानी होती थी, लेकिन अब जो है एआई आधारित ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग होगी। यूपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीडा का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई, अच्छे से जान लिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को जो है विश्व धरोहर केंद्र की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है? यूनेस्को जो है किस राज्य में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर केंद्र की अपनी संभावित सूची में जो है शामिल किया है? तो इसको जो है आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में सलखन जीवाश्म पार्क जो है इसको विश्व धरोहर केंद्र की अपनी संभावित सूची में शामिल किया गया है। देखिए, सलखन जीवाश्म पार्क जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। जून 2025 में इसे यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। पार्क में 1400 मिलियन वर्ष पुराने शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट्स जो है इसके जीवाश्म पाए जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्राकृतिक श्रेणी का जो है नामांकित स्थल है। भारत की संभावित सूची में अब कुल 63 स्थल है, जिनमें 7 जो है प्राकृतिक श्रेणी के हैं। भारत में वर्तमान में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और सलखन को शामिल करना राज्य और देश दोनों के लिए जो है एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी खबरें हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ की खबरों का अपडेट जो है टाइम से मिलते रहे। तो हर रोज़ 5 बजे मैं आपसे मिलता हूं। तो आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।